बच्चों, लॉ प्रेप ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मेंटोर सुमित मिश्रा। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडेक्स को लेकर के आए हैं, जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025। इसे रिसेंटली क्या करा गया है भाई, आपका इशू करा गया और इसके बाद पता चला कि कौन सा देश कितना करप्शन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि इंडिया ही अकेली कंट्री है जिसमें करप्शन होता है। तो व्हेनेवर आता है कि भाई करप्शन हो रहा है तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है कि इंडिया तो होगा ही इसमें टॉप पे, डेफिनेटली। बट और भी बहुत सारे देश है जो करप्शन करते हैं। अब इस इंडेक्स की कमाल की चीज क्या है बच्चों, याद रखना, इस इंडेक्स में 0 से लेकर के और 100 तक के स्केल में क्या करा गया, रखा गया है। अगर किसी कंट्री का स्कोर 0 आता है तो इसका मतलब है कि भाई उसमें तो हो रहा है बहुत सारा करप्शन, हाई करप्शन है। समझ में आ रही बात, यहाँ पे खूब सारा करप्शन। वहीं पर अगर किसी का स्कोर 100 आता है तो इसका मतलब है वेरी क्लीन कंट्री। वाह भाई वाह, बहुत खूबसूरत, मतलब कि यहाँ पे तो करप्शन नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक कंट्री है ए, एक कंट्री है बी और एक कंट्री है सी, मान लो एक का स्कोर है 89, एक का स्कोर है 27 और एक का स्कोर है 5, तो इसमें मोस्ट करप्टेड कौन है? तो याद रखना, इसमें मोस्ट करप्टेड होगा सी। सी में है हाई लेवल ऑफ द करप्शन। ओके, वहीं पर दूसरा सिनेरियो, सबसे कम करप्शन किस में देखने को मिलेगा? तो सबसे कम या सबसे लो करप्शन देखने को मिलता है ए के अंदर। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ पर? यस और नो? इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? इस इंडेक्स को रिलीज करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही ट्रांसपेरेंसी है। ये एक नॉन गवर्नमेंटल, एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब ये भी है कि इसकी रिपोर्ट पर हम रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि किसी गवर्नमेंट से एफिलिएटेड नहीं है, इसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो डेफिनेटली इसके बाइस्ड होने के चांसेस भी क्या हैं, कम हैं। अगर हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो इसको 1995 में स्टार्ट करा गया था और ये मोस्टली किसके ऊपर ध्यान देती है? पब्लिक सेक्टर के अंदर करप्शन पर ध्यान देती है। अब कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे ऑफलाइन क्लास में भी कि सर ये पब्लिक सेक्टर ही क्यों, प्राइवेट सेक्टर में करप्शन नहीं होता है क्या? भाई प्राइवेट सेक्टर क्योंकि फीडबैक्स पे चलता है। अब लॉ प्रेप ट्यूटोरियल है, अब इसमें हम क्या करप्शन कर देंगे? हम क्या बच्चों के सब पैसे लेकर के उनको सही से नहीं पढ़ाएंगे? अगर नहीं सही से पढ़ाएंगे तो अगली बार बच्चे नहीं आएंगे। ये सुनो, तो हमारा काम क्या है कि बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट देना। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा का पूरा बिजनेस फीडबैक पे चल रहा है। हमारा पूरा का पूरा जो भी प्राइवेट बिजनेसेस चल रहे हैं वो सारे के सारे किस पे चल रहे हैं? फीडबैक पे। इसीलिए प्राइवेट बिजनेसेस को हायर एंड फायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हायर एंड फायर भी कहते हैं, हायर एंड फायर भी कहते हैं। क्यों? अगर आप अप टू द मार्क नहीं हो तो भाई टाटा बाय बाय। ये सुनो, क्या बात समझ में आ रही है यहाँ पर? दूसरी बात, इस बार इन्होंने ये भी हाईलाइट करा कि किस तरीके से जो करप्शन है वो क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट कर रहा है। अब इसको समझ लेते हैं किस तरीके से। देखो भाई, मान लो मैंने 100 रुपये दिए, मैंने 100 रुपये दिए कि भाई 100 रुपये का मेरे को एक क्या खरीदना है, प्लांट लगाना है, और मान लो कि वहाँ करप्शन हो गया। तो प्लांट नहीं लगा वो तो करप्शन है ही है, पैसे में करप्शन हुआ ही हुआ। पर प्लांट ना लगने की वजह से जो CO2 का कंजम्पशन होता वो भी क्या हो गया, कम हो गया। ऐसे ही मैंने कोई गाड़ी बनाई जिसमें पॉल्यूशन कम था, ठीक है, पर उसे मैंने पास करवा लिया कि भाई ये तो पॉल्यूशन करती ही नहीं है, पर वो पॉल्यूशन ज़्यादा कर रही थी। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट को भी क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। मैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपको एक बात और समझा दूं बच्चों। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है? देखो सूरज अंकल जो है ना, ये सन जो है, इसकी ना रेज निकलती है डी 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 डी, तो अर्थ पर आती है। ओके बेटा, अब अर्थ पर जब ये रेज आती हैं तो ये वापस जानी होती हैं, तमीज़ तो यही कहती है। बट अनफॉर्चुनेटली हीट ट्रैप कर ली जाती है, हीट ट्रैप होती है। अब हीट जो ट्रैप होती है उसके पीछे रीज़न है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस हीट को, यही प्रोसेस को, जो गैसेस हीट को ट्रैप करती हैं उन्हीं को बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाउस गैस। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस। क्या बात समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? और इसी प्रोसेस की वजह से अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है? अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है लल्ला? बढ़ जाता है। और जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा सो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। कभी सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कभी बर्फ़ पिघल रही है, तो कभी ग्लेशियर में, मतलब ग्लेशियर तो मेल्ट हो रही है, कभी क्या हो रहा है आपका, कहीं पर अर्थक्वेक आ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ पर? क्लियर है बात बच्चों? अच्छा, अगर हम देखें तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, द ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाउ मेनी कंट्रीज? इन्होंने कितनी कंट्रीज के डाटा लिए? 182 कंट्रीज के डाटा लिए, जिसमें ये पता चलता है कि 122 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका स्कोर बिलो 50 है, मतलब करप्शन बहुत हाई है। क्या बात समझ में आ रही है? तो आप समझ सकते हो कि हाउ सीरियस करप्शन। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं,
द मेन रीजन बिहाइंड द करप्शन इज फैमिली। ये बात एक बहुत बड़ी सच्चाई है, मानो या ना मानो, बट ये सच है ना। आपने कई सारे ऐसे गाने सुनते हो ना कि एक मैनू तू बंगला ले दे, एक मैनू तू कार, है ना। तो और बंदे की है तनख्वाह 50,000, तो ना आ रही उसमें बंगला, ना आ रहा उसमें कार, तो अब क्या करेगा, करेगा करप्शन। ये सुनो, सो फैमिली इज द बिगेस्ट रीजन। इसीलिए देखो जहाँ पे थोड़ा फैमिली कल्चर कम है वहाँ पे करप्शन भी थोड़ा सा कम है। बात समझ में आ रही है यहाँ पर, क्लियर हो रही है बात। क्योंकि यहाँ पे लोग अब बच्चे से पूछो किसके लिए कमा रहा है, तो पापा के लिए, पापा से पूछो किसके लिए कमा रहा है, तो बच्चे के लिए, ठीक है। तो लोग जनरेशन ऑफ जनरेशन के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, और इसी को बोलते हैं एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। और एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ कहीं ना कहीं क्या क्रिएट करती है, आप जब वेल्थ एक्युमुलेट करने पर फोकस करते हो तो आप कहीं ना कहीं क्राइम भी करते हो, करप्शन भी करते हो। क्या बात समझ में आ रही है। अगर हम रैंक की बात करें तो याद रखना, सबसे टॉप पे पहली रैंक किसकी है, डेनमार्क की। दूसरी रैंक किसकी है बच्चों, फिनलैंड की। और तीसरी रैंक किसकी है, सिंगापुर की। चौथी रैंक किसकी है, नॉर्वे की। एंड नॉर्वे और न्यूजीलैंड क्या है, फोर्थ रैंक पर लाई करते हैं। इनका स्कोर याद रखना बच्चों, ये स्कोर याद रखना। स्कोर क्या है इनका, 89 स्कोर है डेनमार्क का आउट ऑफ 100। और जो कि सबसे खराब परफॉर्म जिसने करा है वो है आपका साउथ सुडान। अब इसमें कुछ बातें हैं जो दिमाग में रखनी है, डेनमार्क से रिलेटेड कुछ बातें याद रखना बच्चों। अभी आपको पता है कि डेनमार्क जो है बच्चों वो नाटो का मेंबर है, ओके, नाटो का मेंबर है। और डेनमार्क के कंट्रोल में है कौन, आपका ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड क्या है बच्चों, इट्स अ लार्जेस्ट आइलैंड, यस और नो, बोलो प्यारे बच्चों, इट्स अ लार्जेस्ट आइलैंड। एक बात और याद रखना, इसी आइलैंड पर वो रेड रकून है, क्या नाम है उनका, यूएसए के कौन, डोनाल्ड ट्रम्प अंकल, यस। इन्होंने आपकी जिंदगी में अलग क्या कर रखा है, अलग आफत डाल रखी है, इनकी वजह से और ज्यादा सिलेबस बढ़ा हुआ है। सो डोनाल्ड ट्रंप भैया आइलैंड पे कब्जा करना चाहते थे, नाटो बीच में आ गया, बोला ऐसे कैसे। हालांकि यूएसए ऑल्सो द मेंबर ऑफ नाटो। नाटो में टोटल इनिशियली कितने मेंबर थे, तो इनिशियली 12 मेंबर थे। अब कितने मेंबर हैं, 32 मेंबर हैं। लास्ट कंट्री जिसने ज्वाइन करा कौन थी स्वीडन। याद रख पाओगे क्या। और एक बात याद रखना प्यारे बच्चों कि नाटो जो है वो बनाया गया था किस चीज को लेकर के, कि बॉस सोवियत यूनियन हम पे हमला ना करे और हम डिफेंसिव रहेंगे। डिफेंसिव मतलब जब कोई हम पे अटैक करेगा तभी हम उस पर अटैक करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम रेंडमली अटैक करेंगे। इसीलिए नाटो से जब यूएस से हेल्प मांगने गया ईरान के मामले में कि भाई चलो करते हमला, तुम तो नाटो ग्रुप हो, उन्होंने बोला एक बात बताओ डोनाल्ड ट्रंप, इधर आओ, तुम बताओ, इधर आओ बेटा, इधर आओ। तुमने हमला हमसे पूछ के करा था, पहले तो तुमने खुद हमला करा है ना। तो जब खुद हमला करा है तो हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे। क्या नाटो ने कभी मदद नहीं करी, करी। 9/11 के मामले में जब यूएसए पे अटैक हुआ था तब नाटो ने अपनी असिस्टेंस दी थी, याद रखना इस बात को। अच्छा, नॉर्वे से याद रख सकते हो क्या बात, चेस के एक बहुत बहुत दिग्गज प्लेयर, नाम क्या है, कार्लसन, ठीक है, मैग्नस कार्लसन जो है वो यहाँ से बिलोंग करते हैं। वेनेजुएला से याद रख सकते हो, द लार्जेस्ट जो आपका क्या है ऑयल रिजर्व जिस कंट्री के पास है वो है वेनेजुएला। चले हम लोग आगे, क्या बोलो, कोई दिक्कत यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया जो है बच्चों 96 रैंक पर लाई कर रहा है इन 2024। बहुत मेहनत करी हमने, ठीक है। और अब हम कहाँ पर हैं, 91 पर। स्टिल हमारा स्कोर देख लो कितना खराब है, वी ओनली स्कोर 39 आउट ऑफ 100। तो समझ सकते हो हम रैंक वाइज कितना पीछे हैं, समझ में आ रही है बात यहाँ पर। इंडिया मतलब एवरेज, जो एवरेज स्कोर है वो 42 है, उससे भी नीचे है। तो आप समझ सकते हो किस लेवल का करप्शन यहाँ पर है। और एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, देयर आर शॉर्ट ऑफ पीपल, वो कहते हैं कि मतलब कि पुलिस वाले ही करप्ट है। नहीं बॉस, एवरी लेवल, पार्किंग वाला है वो पार्किंग के लेवल पे करप्शन करता है, जो 50 रुपए का करप्शन कर सकता है वो 50 रुपए का करप्शन करता है, जो 500 का करप्शन कर सकता है वो 500 का करप्शन करता है, और जो 5 करोड़ का करप्शन कर पा रहा है वो 5 करोड़ का कर रहा है। सो हर लेवल पे करप्शन है। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ पर। अच्छा, और एक बात ध्यान रखना बच्चों, ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरी की पूरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये 1993 में फाउंड की गई। और इसका मेन मोटिव यही है कि बॉस हम क्या करेंगे, एंटी करप्शन के मेजर्स को लेकर के आएंगे। और इनका हेडक्वार्टर बर्लिन में है। प्लीज ध्यान रखना प्यारे बच्चों, बहुत याद रखना, क्या क्लाइमेट को लेकर के जब बर्लिन की बात आती है तो ध्यान रखना, क्लाइमेट को लेकर के सबसे पहली COP क्या है भाई, ये COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज,
पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है बच्चों वो कंडक्ट कराई गई थी 1995 में। और याद रखना बच्चों ये कहाँ पर की गई थी, बर्लिन में ही कंडक्ट की गई थी। ठीक है, आपको पता है वॉल ऑफ बर्लिन जब गिरी थी तो उसी को एंड ऑफ द क्या मानते हैं हम लोग, कोल्ड वॉर मानते हैं। उसके बाद एक सीओपी याद रखना, सीओपी कौन सा, 21 जो 2015 में क्या करा गया था, कंडक्ट करा गया था। और ये हुआ था पेरिस में, और यहीं से आता है पेरिस एग्रीमेंट, और यहीं से आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और यहीं से आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कितने गोल, 17 गोल दिए गए थे जिनको कब तक अचीव करना था, 2030 तक अचीव करना था। इसी के बाद एक और है COP 29 जो कि कहां पर हुआ था, बाकू में। कहां पर, बाकू में। और बाकू में ये बात कही गई थी प्यारे बच्चों कि भाई आप $1 ट्रिलियन, कितना, $1 ट्रिलियन, क्या $1 ट्रिलियन का क्या दोगे, फंड दोगे। कौन फंड देगा, कौन फंड देगा भाई, डेवलप्ड नेशन। हमने बोला रायता तो आपने फैलाया है भाई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले इंग्लैंड लेके आया, अमेरिका ने करा, पूरे यूरोप ने करा, तो आपने जब रायता फैलाया है, आपने जब हार्म करा है, तो भाई पेमेंट भी कौन करेगा, आप करोगे। पर इन लोगों ने बोला नहीं नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, हम नहीं दे पाएंगे, हम 300 बिलियन दे पाएंगे और वो भी 2035 से देंगे। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ पे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज़। ठीक है, देखो जरा क्योंकि रफ हो जाएगा। उसके बाद देखो क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ और बातें हैं, उनको भी दिमाग में रखना। जैसे कि हम लोग मनाते हैं इन्वायरमेंट डे, इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं, 5 जून को। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से हम मनाते हैं ओशन डे, ओशन डे कब मनाते हैं हम लोग, 8 जून को। उसी तरीके, अब ओशन में क्या है, पानी, वाह भाई वाह, पानी, तो पानी हम मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को। ठीक है बच्चा पार्टी। उसी के साथ याद रखना हम लोग एक डे मनाते हैं ओजोन डे, ओजोन लेयर डे मनाते हैं, और ये मनाते हैं हम लोग 16 सितंबर को। ठीक है बच्चा पार्टी। ऐसे ही हम लोग मनाते हैं अर्थ डे, अर्थ डे कब, 22 अप्रैल को। अब इन सारे डेज का मोटिव क्या है, इन्वायरमेंट डे मना रहे हैं क्योंकि हम लोगों को ये अवेयर करना चाहते हैं कि इन्वायरमेंट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ओशन डे मना रहे हैं क्योंकि मस्ट बी बिलीव कि ओशन जो है वो डंपिंग यार्ड नहीं है, ऐसा नहीं आप जाके सारा कूड़ा क्या कर दोगे, ओशन के अंदर फेंक दोगे। वाटर डे मना रहे हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि वाटर कितना वैल्यूएबल है और ये लिमिटेड है, खत्म हो जाएगा अगर हम इसको सही से यूज नहीं करेंगे। अब वाटर से ही क्या याद रख सकते हो बच्चों, अभी पंजाब के सीएम ने राजस्थान से बोला कि अरे सुनो वो 1 लाख करोड़ रुपए दे दो हमारा, जरा 1 लाख करोड़ रुपए मांग रहे हैं हम तुमसे। मैंने बोला किस बात के भाई साहब, बोला वो तुम ना हमारा पानी यूज़ करते हो ना, और तुम तो उसके बेसन के भी पार्ट में नहीं हो, तो उसके पैसे दे दो। ये भी याद रखना। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, जुडिशरी के पार्ट पे याद रखना कि जब भी 2 स्टेट्स का कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट के लिए जिस कोर्ट में जाते हैं या जिसकी जुडिरिक्शन है उसे कहते हैं ओरिजिनल जुडिरिक्शन, और किसके अंडर में आती है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आती है। चल सकते हैं क्या प्यारे बच्चों, किसी को कोई डाउट, आगे बढ़ो। अब इंडिया का डेफिनेटली कंपैरिजन करेंगे हम अपने नेबर कंट्रीज के साथ। तो इंडिया, अगर हम अपनी सारी नेबर कंट्री को देखें तो भूटान का स्कोर सबसे बेस्ट है, भूटान की रैंक है 18, भूटान की रैंक कितनी है, 18। और सबसे खराब जो हमारे नेबर में है वो है कौन भाई, आपके अफगानिस्तान और म्यांमार। अब इसमें कुछ बातें हैं वो भी दिमाग में रखना। पहली बात देखो, हमारे नेबर्स को मिला के हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम है शार्क 1985 में। ठीक है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी भाई चलो हम ना पूरा साउथ जो एशियन ब्लॉक है वो मिल करके ट्रेड करेगा, इकोनॉमिकली अपने आप को ग्रो करेगा। ठीक है, मिलिट्री अलायंस नहीं है, इकोनॉमिकल ग्रोथ के ऊपर बात करता है, और इसका हेडक्वार्टर भी नेपाल के काठमांडू में है। कौन इसका मेंबर नहीं है, अगर इनमें से बात करें तो याद रखना बच्चों, म्यांमार इसका मेंबर नहीं है और चाइना इसका मेंबर नहीं है, बाद बाकी 8 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ पर, वेरी गुड। दूसरी बात ध्यान रखो, इंडिया पाकिस्तान के साथ जो लाइन शेयर करता है उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। इंडिया अफगानिस्तान के साथ जो लाइन शेयर करता है उसको डोरिन लाइन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडिया चाइना के साथ जो लाइन शेयर करता है उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं, याद रहेगी बात। और याद रखना लॉन्गेस्ट बॉर्डर हम किसके साथ शेयर करते हैं,
बांग्लादेश के साथ। शॉर्टेस्ट बॉर्डर हम किसके साथ शेयर करते हैं? शॉर्टेस्ट बॉर्डर हम किसके साथ शेयर करते हैं लल्ला? अफगानिस्तान के साथ। बांग्लादेश को आजाद कब करवाया? 1971 में। कब करवाया? 1971 में। इस समय बांग्लादेश के हेड कौन है? पीएम कौन बने हैं? तारिक रहमान। कितनी रिवर्स बांग्लादेश और इंडिया के बीच में फ्लो करती हैं? 54। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रिवर है? इंडस रिवर ट्रीटी 1960 में साइन किया था, जिसको ऑब्जर्व किसके अंडर में किया था? वर्ल्ड बैंक के अंडर। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पर चल सकते हैं भाई साहब? ओके गुड। अब आ जाओ, इंडिया ने कई सारे अलग अलग मेजर्स, कई सारे अलग अलग स्टेप्स लिए हैं करप्शन को कम करने के लिए। उसमें सबसे पहला क्या है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। फिर एक एक्ट आया मनी लॉन्ड्रिंग। अभी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? ध्यान से सुन लो। मनी लॉन्ड्रिंग कंसिडर की जाती है जब आप अपना ब्लैक मनी जो है, ठीक है, ब्लैक मनी को कन्वर्ट करते हो किस में? वाइट मनी में। और अगर आप व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हुए पकड़े गए तो आपके घर पे कौन आ जाएगा? ईडी आ जाएगा या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आ जाएगा, और फिर उसके बाद आपके एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि भाई आप मनी लॉन्ड्रिंग में हो, आप नेशनल सिक्योरिटी को हार्म कर रहे हो। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? इसी तरीके के एक्ट्स के थ्रू पकड़ा गया था किसको? आपके केजरीवाल के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे। एक बात और ध्यान रखना, 1956 में ईडी को बनाया गया। राहुल नेविन जो है उसको देख रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये लोग क्या करते हैं? रिपोर्ट करते हैं। अब मुझे ये भी जानना है कि जो मेरी गवर्नमेंट है क्या वो सच में सही से काम कर रही है? क्या मैंने जो पर्टिकुलर फंड जहां जाना चाहिए तो वहां जा रहा है? तो इसलिए आया राइट टू इन्फॉर्मेशन, जहां पे हम पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से कि भैया एक बात बताओ, तो रोड क्यों नहीं बना? अब ऐसे जाके आप डीएम से पूछोगे, डीएम मारेगा। और तो इसका तरीका क्या है कि आप उसको लेटर लिखो, आई बैक टू से दैट, कि भाई हमें बताओ क्या हुआ। उसके बाद एक और है विसल ब्लोअर। आपने पुरानी पिक्चरें देखी होंगी ना, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे भाई दो लोग एक दूसरे का मर्डर कर रहे होते हैं, फिर वहाँ पे एक लड़की देख लेती है मर्डर होते हुए, वो चिल्ला के भागती है कि अरे ये क्या हुआ। तो फिर क्या होता है? उसको पुलिस वाले बचा रहे होते हैं, हीरो का काम होता है उसे बचाना, ना। समझ में आ रही बात? ऐसे ही विसल ब्लोअर कौन होता है? जिसने करप्शन होते हुए देखा और उसने जाकर के बताया कि करप्शन, उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जो है वो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आती है 2014 में। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ पर? उसके बाद हमने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसका काम क्या है? सेंट्रल अथॉरिटीज में कोई करप्शन हो रहा हो उसको सुपरवाइज करना, उसको प्रिवेंट करना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। के सन्नाथनम कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन करी थी और ये 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसकी पावर को और बढ़ा दिया गया जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट आ गया। जब भी किसी एक्ट से पावर ड्रॉन होती है तो वो एक स्टैच्यूटरी बॉडी बन जाती है। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट उसको ऐसे खत्म नहीं कर सकती। अगर आपको खत्म करना है तो आपको पार्लियामेंट में जाकर के बोलना पड़ेगा कि भैया खत्म कर रहे हैं हम इसको, तो पार्लियामेंट से पावर ड्रॉन होने लगती है। क्या बात समझ में आ रही है? अब इसको कौन लीड कर रहा है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो हैं वो इसको क्या कर रहे हैं? लीड कर रहे हैं। ऐसे ही सीबीआई है, उसका भी सेम ही काम है, सेम ही। और कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन करी थी 1963 में, और ये अपनी पावर ड्रॉन करता है कौन से एक्ट से? स्पेशल दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से, और इसके हेड है प्रवीण सूद। समझ में आ रही है बात यहाँ पर? उसके साथ एक और बंदा होता है जिसका नाम है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। याद रखना, कैग जो होता है ना वो टूथलेस बॉडी है, ये वॉचडॉग की तरह काम करता है। ये करप्शन को रोकता नहीं है, करप्शन को इन्फॉर्म करता है। समझाता हूं। मान लो कि गवर्नमेंट है जिसने 100 करोड़ का फंड रखा था, अब उस 100 करोड़ के फंड को मिस अप्रोप्रिएटली क्या करा? यूज करा। तो क्या करेगा? एक रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट तैयार करेगा, स्टेट का मामला होगा तो गवर्नर को रिपोर्ट देगा, और अगर मामला किसका होगा? सेंट्रल का होगा तो इस आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट देगा। अब इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव में ले जाकर के रखेंगे, और वहां पर जाके फिर अपोजिशन चिल्लाएगा कि देखा देखा हम तो कह रहे थे चोर है गवर्नमेंट। समझ में आ रही है बात यहाँ पर? सो क्या कैग कंट्रोल कर सकता है किसी चीज को? नहीं, इसका काम सिर्फ इन्फॉर्म करना है। याद रखना प्लीज, ठीक है? और ये भी बात ध्यान रखना, करप्शन, फ्रॉड या जो भी कुछ हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, उसको सिर्फ इन्फॉर्म करता है। और इसे कौन अपॉइंट करता है बच्चों? इसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इसका टेन्योर बिल्कुल सिमिलर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जैसा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जैसे। क्या बात समझ में आ रही है? सबसे पहले क्या कौन थे आपके? राव साहब, नरहरि राव साहब। और अभी 15th कैग कौन आपके? के एस संजय मैथ्यू जो है वो इस समय क्या है आपके? कैग चला रहे हैं।
क्या बात समझ में आ रही है? पूरे इंडिया में जितने भी ऑडिट डिपार्टमेंट होते हैं उन सबको होल्ड करना, उन सब की बुक्स को चेक करना, ये सारा काम कैग का होता है। बोलो बच्चा पार्टी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो? पक्का सब कुछ क्लियर है? उसके बाद इंटरनेशनली भी इन चीज़ों को क्या करा गया, एड्रेस करा गया। भाई करप्शन को रोकना तो है ही, तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन हुआ जिसमें क्या करा गया भाई, एक एक्ट बनाया गया 2003 में। दूसरा, इंडिया ने इसको कब ज्वाइन करा, 2011 में इसे ज्वाइन करा। और इसका भी मेन पॉइंट है क्रॉस बॉर्डर करप्शन को रोकना। अब बहुत सारा करप्शन, आप देखो ना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री ड्रग्स जा रहे हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री वेपन्स जा रही हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। ये सब कुछ पॉसिबल क्यों है? क्योंकि देयर आर अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमंस। सो जहां पर भी ह्यूमन है, ह्यूमन बाय नेचर कनिंग है, ह्यूमन बाय नेचर करप्ट है, ठीक है? तो उसको जहां अपना बेनिफिट दिखता है वो वहां की तरफ मुड़ लेता है। समझ में आ रही है बात यहाँ पर? किसी को कोई दिक्कत? ऐसे ही एक और बॉडी बनाई गई, G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप बनाया गया। ऐसे ही एक और बॉडी बनाई गई जिसका नाम है क्या बच्चों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। 1989 में G7 कंट्रीज ने इसको क्या करा था, बनाया था। अभी G7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो पहले ये G6 था, ठीक है? याद रखना, कनाडा ने इसे सबसे लास्ट में ज्वाइन करा है। सो यूएसए, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ये सब लोग मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम G7 कंट्री कहते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी? अच्छा, FATF में कितनी कंट्री हैं? 38 कंट्री हैं और 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है GCC। आपको मैंने बताया था कि 1981 में GCC आया और इसमें टोटल कितने, 6 कंट्रीज हैं। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन 1993 में आया बच्चा पार्टी, और इसके अंदर कितनी आपकी 27 कंट्री हैं। और 2020 में आपका यूके ने इसको लेफ्ट कर दिया था। क्या बात समझ में आ रही है? 2023 में रशिया ने को सस्पेंड करा गया था ड्यू टू यूक्रेन वॉर, बाद में फिर से इसका मेंबर बना और इंडोनेशिया इसका फुल टाइम मेंबर है। ओके, कोई दिक्कत? हाँ भाई, बोलो बोलो। अच्छा, एक छोटी सी बात और है ऑर्गेनाइजेशन याद रखना जब बात आ रही है तो, यूएसए, यूके, ठीक है, सॉरी, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अपना जापान तो ऐसा बोल लो जैसे मेरा घर है। इन सभी जगहों को मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसको हम लोग क्वाड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? क्वाड कहते हैं। और कनाडा से अभी हम लोग ले रहे हैं यूरेनियम। क्या ले रहे हैं? यूरेनियम, ठीक है। अच्छा, और अभी क्या कहते हैं, फ्रांस से हम लोगों ने, भाई फ्रांस से क्या बोला है, H125 हेलीकॉप्टर बनवा रहे हैं। इटली में क्या है बच्चों, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। जापान क्या है भाई, जापान की पार्लियामेंट को डाइट कहते हैं। क्या समझ में आ रही है बात यहाँ पर? कोई दिक्कत? ज़्यादा तो नहीं तेज चल लेना भाई, स्पीड स्लो कर लेना। ये GCC है, जरा एक बार देख लेना पॉज करके वीडियो को, मैंने आपको बात बता दी है। अब आ जाते हैं भैया, पूरे दुनिया में ना एक इंटरनेशनल पुलिस बनाई गई जिसका नाम रखा गया इंटरपोल। अब इंटरपोल क्या है भाई? इंटरपोल बस आपको कितना याद रखना है, देखो इनका काम है कोलैबोरेशन करना, कॉर्पोरेशन करना। मान लो कि मैंने यहाँ पे किसी को खून कर दिया, मैं भाग गया अमेरिका, तो अमेरिका और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट होगा कि अरे भाई साहब ये जो सुमित सर भागे इनको पकड़ के लेके आओ, ठीक है? अब ये इसका काम करता है इंटरपोल। समझ में आ रही बात यहाँ पर? क्लियर है बात यहाँ पर? 1923 में इसको क्या करा गया था, बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका फ्रांस लेबान में है। और अब इसके 96 मेंबर है। क्या इंडिया इसका मेंबर है? आंसर है यस। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये इसके कुछ सिनारियो हैं, जैसे क्रॉस बॉर्डर पुलिसिंग करता है, आपका क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल क्राइम को देखता है, इंफॉर्मेशन शेयर करता है, ग्लोबल कम्युनिकेशन करता है, इस तरीके की चीज़ों को करने का काम करता है। इंडिया से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? CBI जो है वो इंडिया से इंटरपोल में रिप्रेजेंटेशन देती है। समझ में आ रही बात? अब आपने एक पिक्चर देखी होगी, रेड नोटिस, इस तरीके के बहुत सारे ना नोटिस इशू करता है इंटरपोल, ठीक है? समझो देखो, अगर हम देखें तो क्या भाई, क्या देखने को मिलता है इसके अंदर? सबसे पहले आता है रेड नोटिस। जब कोई पर्सन बहुत वांटेड होता है तो उसके लिए रेड नोटिस इशू होता है। ऐसे ही मान लो कोई ऐसी बॉडी मिल जाए जो पहचान ही नहीं पा रहा कोई कि ये कौन है भाई साहब, तो इसके लिए जो नोटिस जारी होता है उसको ब्लैक नोटिस कहते हैं। ऐसे ही वार्निंग देने के लिए ग्रीन नोटिस जारी होता है। ऐसे ही कोई पर्सन मिसिंग है तो उसके लिए येलो नोटिस जारी होता है। इमिटेट कोई थ्रेट है तो उसके लिए ऑरेंज नोटिस जारी होता है। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है तो ब्लू नोटिस जारी होता है। और मान लो कि ऐसा नहीं होता, सीरियल किलर या बंच ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हथौड़ी से ही मार रहे हैं किसी को जान से, है ना, उस टाइप के कुछ लोग,
तो उसे बोलते हैं मोंडस ऑपरेंटिस, यानी कि एक ही ग्रुप के थ्रू कोई काम करा जाए, लश्कर ने कोई काम करा या आईएसआई ने कोई काम करा ना, जिनका एक ही तरीका है, तो वो इशू करते हैं पर्पल नोटिस। ठीक है बच्चा पार्टी, ये टॉपिक क्लैट एक्सप्रेस में भी लिखा हुआ है। तो अब आप क्लैट एक्सप्रेस के पीछे के जाकर के जो क्वेश्चन है, इसके ऊपर साथ 20 एमसीक्यूज दे रखे हैं, अब आप उन एमसीक्यूज को क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, और आप बहुत ही ईजिली उनके आंसर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, और अपनी पढ़ाई करते रहो, लॉ प्रेप के साथ जुड़े रहो। टेक केयर योर सेल्फ एंड बाय बाय।